हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे जेंडर बायसनेस को। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो थी। इसमें केवल हम समझेंगे कि जेंडर बायसनेस क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं एक बार एनालाइज कर रही थी सिलेबस को, तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं और ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था, तो मुझे लगा दोबारा से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जेंडर बायसनेस क्या होता है। देखिए, अगर हम एक पूरा कंक्लूजन निकालें तो इसका मतलब होता है कि किसी एक लिंग के प्रति झुकाव। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जेंडर को और सेक्स को, यानी जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है हम लोग आराम से देख चुके थे। तो जेंडर जहां हम बात करते थे समाज और सोसाइटी की, वहीं हम सेक्स की बात करते थे, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है, या हम कह सकते हैं जैविकीय संरचना है। जहां हम सेक्स की बात करते थे तो उसमें हम देखते थे कि भगवान द्वारा बनाया गया है या नेचर ने हमें दिया है क्या, सेक्स, जिससे हम उस बेस पे देखते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है। लेकिन सोसाइटी या समाज ने कुछ चीजों को कैटेगराइज कर दिया। लड़कों के अलग गुणों को देखती है, लड़कियों के अलग गुणों को देखती है। मतलब हमने मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म को पढ़ा ही था, जिसमें हम देख रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ गुणों का निर्धारण कर दिया कि लड़कियां ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकती हैं, या उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, लड़के गुस्से वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो ये क्या है, क्राइटेरिया सेट कर दिया, कुछ गुणों का निर्धारण कर दिया गया है, जिसमें वो लड़का और लड़की को डिस्क्रिमिनेट करता है, बांटता है। अब आप कहेंगे कि हम ये क्यों समझ रहे हैं। देखिए, जो जेंडर बायसनेस है, जो लिंगीय विभेद है या लैंगिक पक्षपात है या लैंगिक असमानता है, उसको समझने के लिए हमें इन दोनों टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई प्रीवियस ईयर बना नहीं है जेंडर स्कूल इन सोसाइटी का कि जिसमें सेक्स या जेंडर ना पूछा गया। हिंदी में दोनों शब्द के लिए लिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, इनको इंग्लिश में ही लिख लेना है। चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या है, समाज है, यहाँ सोसाइटी है, तो उसने कुछ गुण निर्धारित कर दिए हैं कि पुरुषों में ये गुण पाए जाएंगे, स्त्रियों में ये गुण पाए जाएंगे। ऐसा कोई कॉमन नहीं है। क्यों, कोई लड़की भी गुस्से वाली हो सकती है, क्यों कोई लड़का भी पेशेंस रख सकता है। खाली ये सोसाइटी की धारणा है कि लड़के को ऐसा होना चाहिए या लड़की को ऐसा होना चाहिए। उस बेसिस पे हमने क्या किया, समाज या सोसाइटी ने कलर के बेस पे लड़का या लड़की को बांट दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। क्या हुआ, वहां पे लड़कों को ब्लू या ब्लैक कलर पसंद है, ऐसा सोसाइटी की धारणा है। लड़कों को रेड, पिंक या ऐसे जो येलो कलर है वो भी पसंद आ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को ऐसा लगता है, बना दिया गया है, ऐसी धारणाएं पहले से बना दी गई हैं कि लड़कों को डार्क कलर पसंद होंगे और लड़कियों को हल्के कलर पसंद होंगे। तो वहां पे भी हम क्या देख रहे हैं, बायसनेस देख रहे हैं, पक्षपात देख रहे हैं। देखिए, जब समाज सोसाइटी पहले से ही बच्चों को बताता है, हम कह सकते हैं छोटे से बच्चा देख रहा है कि लड़के इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, लड़कियां इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो वो जो रूढ़िवादिता है, जो स्टीरियोटाइप है, इसी से संबंधित है बायसनेस से, कि जो लिंगीय विभेद है और जो हमारा लिंगीय रूढ़िवादिता है, वो दोनों लगभग एक तरीके से सिमिलर है, एक तरीके से एक साथ। जो सोसाइटी है वो क्या करती है, विभेद करती है रंग के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, क्लोथ के आधार पर, कि ये डिसाइड कर देती है कि लड़कियां ये पहनेंगी या लड़के ये पहनेंगी। ठीक, तो बात ये है ना कि लड़कियां साड़ी पहनेंगी। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से पूछेंगे, तो साड़ी का कॉन्सेप्ट उनके मन में आएगा कि फीमेल्स, क्या लड़के साड़ी नहीं पहन सकते। अगर किसी से कहो लड़के साड़ी पहनेंगे या हम ऐसी कोई बात करें तो लोग हंसते हैं, बट औरतें ही साड़ी क्यों पहनेंगी, इस बेस पे भी क्या होती है, बायसनेस होती है कि लड़कियां साड़ी पहनेंगी या लड़के जीन्स या कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। मतलब लड़कियां अगर जैसे जीन्स पहनती हैं आजकल, वो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन लड़के साड़ी पहनेंगे, इस बेस पे आप हंस रहे हैं। तो ये क्या है, बायसनेस है ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, टॉय के बेस पे, यानी लड़कों को क्या किया जाता है, वो बंदूक से खेलेंगे, वो कार से खेलेंगे। लड़कियों के लिए जब वो छोटी होती है तो गुड़िया हम देखते हैं खेलते हुए, या हम बर्तनों से खेलते देखते हैं। तो ये क्या है, बायसनेस है, यानी कुल मिला के पक्षपात हो रहा है लोगों ने एक्चुअली। क्योंकि अगर लड़की जिद करती है गाड़ी के लिए या कार के लिए या बंदूक के लिए, तो उसको नहीं दिलाया जाता है, क्योंकि लड़कियां ऐसे खिलौनों से नहीं खेलती हैं। ये सोसाइटी की धारणा है। ऐसे ही काम के बेस पे कि लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, एक तरीके से लिंगीय विभेद है, लिंगीय पक्षपात है। देखिए, इन सब
चीजों का कंक्लूजन ये है कि जेंडर जो है वो समाज द्वारा बनाया गया है और जो सेक्स है वो जैविक है, यानी भगवान द्वारा बनाया गया है। ये काम के आधार पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, कलर के बेस पे, कपड़ों के बेस पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसे ही भेजा। जब एक बॉय या गर्ल बॉर्न होती है तो वो कपड़े पहन के नहीं आती है, ना कोई कलर ना कोई चीज लेके आती है, ये समाज या सोसाइटी उसको देता है ना। तो उस बेस पे क्या है, जेंडर बनाया गया है समाज द्वारा, जिसने क्या किया है, लड़के और लड़की में विभेद कर दिया है। अब हम लड़के और लड़की को लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे जेंडर हैं वही मान्य है एक तरीके से समाज या सोसाइटी में। और भी जेंडर के लोग रहते हैं, और भी मतलब जो सेक्सुअलिटी है उसके लोग रहते हैं, लेकिन जो मेल और फीमेल है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए हम इन दोनों को बेस बना के चलते हैं। देखिए, हम ज्यादा नहीं समझे, अगर एक लाइन में समझे तो किसी एक लिंग के प्रति झुकाव होना क्या कहलाता है, लिंगीय भेद कहलाता है। एक लिंग का मतलब है ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। अगर हम लड़कियों को ज्यादा सहानुभूति दे रहे हैं या लड़कियों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं या उनको ज्यादा मतलब आगे रख रहे हैं या उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये लड़कों के साथ भी बाइसनेस है ना। लेकिन अगर हम लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं, उनकी ही बात सुन रहे हैं या उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, तो ये क्या है, लड़कियों के साथ बाइसनेस है। लेकिन एक्चुअली अगर आपको बताया जाए या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो लड़कियों के बेस पे करेंगे, क्योंकि लड़कों के साथ जो बाइसनेस है वो बहुत कम है, लड़कियों के साथ बाइसनेस ज्यादा देखी गई है। इसलिए हम लड़कियों के प्रोस्पेक्टिव को लेके ज्यादा चलते हैं, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, क्योंकि उनको अबला कहा जाता था, है ना, वहां भी सम्मान था। यहाँ हम मिडिवल में देखें तब भी हम रजिया सुल्तान को देखते हैं और भी कई सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो जो सम्मान है, वो जो उनकी इज्जत है, वो लोगों द्वारा नहीं की जाती है। आज हम देखते हैं जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनके बेस पे भी हम देखते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारी जेंडर बाइसनेस उत्पन्न होती है। या लड़के को क्या माना जाता है कि भाई परिवार चलाएगा, लड़की क्या करेगी, लड़की तो चली जाएगी शादी करके। वहां पे क्या है, वहां पे भी बाइसनेस है, क्योंकि इस बेस पे लड़की को एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, बाइसनेस के अंदर आएंगी, यानी लिंगीय भेद के अंदर आएंगी, जहां पे लड़की और लड़के में लिंग के आधार पे अंतर स्पष्ट किए जा रहे हैं, यानी जेंडर के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं दोनों में, कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, ये कपड़े लड़के पहनेंगे, ये कपड़े लड़कियां पहनेंगी। और या क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो चलिए, अब आपको लिखना कैसे है तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है या जो हमारा इंडियन कल्चर है या सोसाइटी है, उसमें हम देखते हैं बहुत सारी आबादी को देखते हैं, मतलब वहां पे स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ठीक। अभी मैंने कहा स्त्री और पुरुष को लेके चलेंगे, और भी जेंडर के लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी के द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं जनसंख्या या हम आबादी देखते हैं वो किसकी है, स्त्री और पुरुष की है। वहां पे हम देखें जो स्त्रियां हैं उनसे रिलेटेड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी भी स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको हमेशा पीछे रखा जाता है, लड़कों को आगे रखा जाता है, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और लड़कियों की एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है। देखिए, जब लड़कियों की एजुकेशन पे काम होगा, देखिए जहां पे एजुकेशन होगी वहां पे जो लिंगानुपात है, जैसे हम अगर देखें कहीं पे ज्यादा शिक्षित है, हम केरल में देखते हैं तो वहां पे अगर ज्यादा स्त्रियां शिक्षित हैं तो वहां पे क्या है, लिंगानुपात भी ज्यादा। लिंगानुपात का मतलब है जितने लड़के उससे उतनी ही लड़कियां, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे या फिर हम किसी और स्टेट में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, तो वहां पे लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम है, कि लड़कों पे लड़कियों की संख्या कम है। तो ये क्या हो रहा है, बाइसनेस ही तो है, कि लड़कों को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़का पैदा होगा तो आप खुशियां मना रहे हैं, लड़की पैदा होगी तो आपको गम हो रहा है कि बोझ है, क्या करेंगे इसका, इसको पढ़ा के क्या करेंगे। तो ये क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप विभेद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं होता, पे जो पक्ष भारी होता है हम उसको लेके चलते हैं। तो लड़कियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज्यादा हुआ है, इसीलिए हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। और जब एजुकेशन नहीं दी जाती है तो जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियों की दुश्मन हो जाती हैं। मतलब जैसे एक मम्मी है और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी यही चाहेंगी कि हमारी जो लड़कियां हैं वो घर में रह के काम करें, बाहर ना जाए, खुद से इंडिपेंडेंट ना हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं। यानी बाइसनेस अभी मैंने बताया कि किसी एक लिंग के प्रति झुकाव हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, हमारा
जेंडर बायसनेस या लिंगीय विभेद, पक्षपात या पूर्वाग्रह। क्योंकि हिंदी में एक चीज के कई मतलब हो सकते हैं, इंग्लिश में आप जेंडर बायसनेस याद रख सकते हैं। उसके बाद लड़का या लड़की के बीच लिंग के आधार पर अंतर, मैंने कहा ठीक, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फीमेल को के साथ क्या होता है, पक्षपात ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैंने ये भी बताया। वैदिक काल में क्या होता था, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। हम गार्गी को देखते हैं जो बहुत बड़ी फिलोसोफर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई। लेकिन हम वहां पे भी देखते हैं कि लड़कियों को इकोनॉमिकली या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो चीजें थी उनमें उनको भाग लेने नहीं दिया जाता था, है ना। मतलब वहां पे उनको सम्मान दिया जाता था, वहां पे उनको औहदा जो था वो उनका ऊंचा रखा जाता था, बट कुछ बेसिस पे उनको वहां भी रुकावटें थी, वहां पे भी रोका जाता था। अब देखिए जो हमारी बायसनेस चली आ रही है वो पुराने जमाने से ही चली आ रही है। कुछ कुप्रथाएं बन गई, कुछ ऐसी चीजें बन गई। देखिए पहले तो सम्मान दिया गया, लेकिन समय के साथ में इतनी बुरी दशा होती चली गई महिलाओं की कि उनको कहीं पे भी बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। कहीं पे भी बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, हमेशा लड़कों को प्रेफरेंस दिया गया। देखिए प्राचीन काल से ही परंपरा हमारी चली आ रही है कि लड़का क्या करेगा, पापों से मुक्ति दिलाएगा, पापों से मुक्ति। और लोग कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो क्या है, हमारी शमशान नहीं जा सकती या फिर चिता को आग नहीं दे सकती। तो यहाँ पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, यहाँ पे भी विभेद देखते हैं कि लड़कियां किसी की चिता को आग नहीं दे सकती, लड़के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के क्या करेंगे, पापों से मुक्ति दिलवाएंगे। अगर लड़का अगर कोई मर जाता है और वो क्या करता है, सामने लड़का हो, मतलब जब कोई मर रहा हो तो उसके सामने उसका लड़का हो, तब क्या होगा, वो पापों से मुक्ति पा जाएगा और वो स्वर्ग चला जाएगा। ऐसे लोगों की धारणा है कि लड़का अगर अग्नि देगा तो जो मरा है या फिर हम कह सकते हैं जो पेरेंट्स मरे हुए हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ऐसे ही लड़कियों के बारे में कुछ कुप्रथाएं मान ली गई हैं कि लड़कियों का अगर मुंह देख लेते हैं तो जो है वो हमारे पेरेंट्स जिनकी डेथ हुई है वो नरक में चले जाएंगे। तो इस बेसिस पे कई सारी कुप्रथाएं, कई सारी धारणाएं, अवधारणाएं बना ली गई अपने आप से। तो हम वहां पे भी क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। नरक का दरवाजा खोलती हैं पेरेंट्स के लिए और लड़के क्या होते हैं, स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं। ये तो समाज द्वारा बनाई गई धारणा है, भगवान ने खुद आके तो कहा नहीं कि लड़कियां नरक का दरवाजा खोलनी है, लड़के स्वर्ग का, है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्क्रिमिनेशन में देखते हैं, पूर्वाग्रह, पक्षपात या विभेद में देखते हैं। अब हम बात करें, देखिए अगर लड़की का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरी एक कह सकते हैं पीढ़ी या हम कह सकते हैं पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट रुक जाता है। जहां पे स्त्रियां शिक्षित होंगी या स्त्रियों का सम्मान होगा, वहां पे क्या है, सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हम केरल राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पे स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं। अगर हम वहां जाते हैं तो वहां का माहौल आपको अलग ही नजर आएगा, है ना। तो जहां पे स्त्रियां पढ़ी हैं, देखिए वेदों में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है, बायसनेस को कम करना चाहिए। लेकिन लगातार हम कुछ बेसिस पे देखते हैं मॉडर्न टाइम पे कि कई ज्यादा चीजें बनाई गई हैं, लेकिन सच तो ये है कि और ज्यादा जो क्राइम है वो बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी जागरूकता की कमी है ना, फायदा उठाया जाता है इस चीज का, तो लोग और डरते हैं, इसलिए लिंगभेद और ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशन है, उनको भी देखते हैं। अब परिभाषा है एस.के. दुबे की, जो कहते हैं कि लैंगिक भेद का आशय उन कल्पनाओं, विचारों के प्रति क्या है, झुकाव है, प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होता है या पुरुष प्रधान की ओर संकेत करता है। देखिए जो हमारे प्रोफेसर दुबे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे माइंड में ऐसी धारणाएं सेट हैं, मतलब पापा ने अपने पापा को देखा, आपने अपने पापा को देखा, जो वो कर रहे हैं उनको आइडल मान लिया, वो जो जैसा कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। जैसे कुछ परंपराएं नहीं चली आती हैं, त्योहार में हमें ऐसा ही करना है। क्यों? वो हमारी मेंटालिटी सेट है। जरूरी नहीं है कि आप वैसे करें, आप अपनी स्टाइल में भी कर सकते हैं। और जब आप अपने स्टाइल में करेंगे तो क्या होगा, वो परंपरा बदल जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले लोग आपकी तरह चीजें करने लगे त्योहार पे, है ना। तो वो क्या है, बनाई गई कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, आपके खुद के थॉट हैं, आपके खुद के विचार हैं, जो क्या है हमने लड़के या लड़की के प्रति बना लिए हैं और जो किसको जन्म देते हैं, रूढ़िवादिता को। अब देखिए रूढ़िवादिता, बार बार शब्द आ रहा है तो उसको भी समझ लीजिए कि रूढ़िवादिता क्या होती है। रूढ़िवादिता का मतलब है कि किसी
किसी एक व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति है उसको किसी समुदाय से बांध देना या समुदाय से जोड़ देना। देखिए समुदाय का मतलब यह है कि अगर कोई एक कर रहा है वो काम, तो आपने जैसे एक लड़के ने चोरी की तो आप मान लेंगे कि क्या है कि सारे लड़के चोर होते हैं, ऐसा तो नहीं मान लेंगे। यहीं पे हम बात करें अगर किसी लड़की की कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो आपने उसको समुदाय से बांध दिया कि सारी ही लड़कियां कमजोर होती हैं। या एक लड़की को पिंक कलर पसंद है तो लोगों ने समुदाय से जोड़ दिया, एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ के रख दिया कि सारी लड़कियों को पिंक कलर पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, ये रूढ़िवादिता है। यहाँ पे आपने समुदाय, या देखिए जो हमारी रूढ़िवादिता है वो बाइसनेस से भी रिलेटेड होती है। रिलेट क्यों करती है? जो हम पक्षपात कर रहे हैं इससे क्या है, धारणाएं बनती चली जाती हैं। जब लगातार लंबे समय कोई पक्षपात होता रहता है किसी लड़के या लड़की में, जब पक्षपात होता रहेगा तो वो धारणाएं बनती चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, रूढ़िवादिता उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? बार बार हमने देखा, हमने पक्षपात किया, हमने कहा लड़कियों को पिंक कलर पसंद है या लड़कों को ब्लू कलर पसंद है, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं या लड़के कार या फिर बंदूक से खेलते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने पक्षपात किया और उस बेसिस पे क्या हुआ, हमारी रूढ़िवादिता ने जन्म लिया, उसने एक कम्युनिटी का रूप ले लिया, समुदाय से जोड़ दिया कि सारे लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी और सारे लड़के बंदूक या फिर कार से खेलेंगे। तो ये क्या है, रूढ़िवादिता है जो बहुत पुरानी धारणाओं को बांधे हुए है, मतलब परंपराओं कुप्रथाओं को क्या है एक तरीके से मजबूत किए हुए है, वो क्या है, रूढ़िवादिता है। ठीक है, अब क्या है, लिंग भेद पे वापस आते हैं। है वो किसने दी है? आर के शर्मा ने दी है। ये कहते हैं कि लैंगिक भेद स्त्री पुरुष के मध्य अधिकार एवं शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा तार्किक विभाजन है और इसमें क्या होगा, स्त्री को दुर्बल माना जाता है और पुरुष को प्रधान माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो आर के शर्मा है वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग रखती हैं स्त्री और पुरुष को, और स्त्रियों को कमजोर और दुर्बल बता रही हैं और क्या है, पुरुषों को क्या कर रही हैं, प्रधान बता रही हैं या आगे रख रही हैं। इतनी चीजें आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। कुल मिला के एक लाइन में समझिए तो लड़का लड़की में लिंग के आधार पे, जेंडर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं या उनका बंटवारा कर रहे हैं। काम के आधार पे हो सकता है, कलर के आधार पे हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कपड़ों के आधार पे हो सकता है, काम के आधार पे हो सकता है। उसको हम क्या कर रहे हैं, लैंगिक भेद या लिंग विभेद कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं पक्षपात कह रहे हैं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई। हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि जो लिंगीय भेद है यानी जो हमारी बाइसनेस है, जो लिंगीय पक्षपात है, उसके क्या कारण है। कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मान्यताएं एवं परंपराएं। देखिए बहुत सालों से चली आ रही परंपराएं हैं जो लोगों ने बना रखी हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है, हमारे पक्षपात उत्पन्न हो जाता है। देखिए लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, क्योंकि अभी मैंने बताया ही कि लोगों को लगता है कि लड़के अगर चिता को आग देंगे वो क्या होगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो इसलिए लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, लड़कियों को नहीं दी गई, उनको गर्भ में मार दिया गया। देखिए जो हमारे लड़के हैं उनको क्या कहा गया कि वो वंश चलाएंगे, मतलब लड़कियों की तो शादी हो जाएगी और लड़के क्या करेंगे, वंश चलाएंगे, आगे हमारा जो हमारी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। लड़कियों को बोझ समझा जाता है और इसीलिए उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। जैसे हम हरियाणा या पंजाब साइड में देखेंगे या राजस्थान तक का जो एरिया है, या हम अदर स्टेट में भी बात करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वैसे तो अगर हम देखें तो सरकार द्वारा ये चीजें अवैध है, मतलब नहीं करवा सकते हैं आप, जांच नहीं करवा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो लड़का है या लड़की है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। प्राइवेट क्लिनिक पे जाके क्या करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट में भी चलता है ये, हम हॉस्पिटल में जाके लोग जांच करवा के लड़की है तो हटवा देते हैं, साफ करवा देते हैं, और क्या होता है, लड़का है तो हमें चाहिए है। ऐसा सोच, ऐसी थिंकिंग लोगों की है, इसलिए क्या है, जो लिंगीय भेद है या बाइसनेस है वो उत्पन्न हो रही है। अब देखिए लड़कों को प्रेफरेंस दी जा रही है, लड़कियों को नहीं। मैंने कहा जहां पे किसी एक लिंग को प्रेफरेंस दी जाएगी वहां पे क्या होगा, बाइसनेस होगी। तो यानी जब विभेद देखा गया, जब हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्त्रियों की वृद्धि में रुकावट आ रही है।
और हम विभेद तो उत्पन्न हो ही रहा है। इतनी चीजें समझ आई होंगी क्योंकि पुरानी परंपराएं चलती गई और लोगों ने उनको मान लिया वैसे ही कि लड़के ऐसा कर रहे हैं, लड़के फायदेमंद हैं, लड़कियां फायदेमंद नहीं है। संकीर्ण विचारधारा इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ मान्यताएं, कुछ ऐसी मतलब धारणाएं अपने मन में, अपने दिमाग में बना ली गई हैं कि जो लड़के हैं वही बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और आजकल तो और बुरी दशा है, कोई सहारा नहीं बनता, लेकिन ऐसी मेंटालिटी सेट है कि अगर लड़का है तो वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जी रहे हैं, उसे मतलब नहीं है उन्हें, बल्कि वृद्धाश्रम जाके खुद छोड़ आएगा, लेकिन क्या है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि ये क्या ही करेंगी, ये तो कल को ब्याह के चली जाएंगी, शादी करके चली जाएंगी और वहां जाके ही इन्हें घर का ही काम करना है। तो वहां पे भी लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। देखिए एजुकेशन में भी नहीं दी जा रही है क्योंकि लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे वंश भी चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें पापों से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन लड़कियां क्या करेंगी, केवल घर का ही तो काम करना है इन्हें, घर जाके मतलब अगले घर जाएंगी तब भी वो घर का ही काम करेंगी, तो क्या ही फायदा इन्हें एजुकेशन दिए हुए। तो एजुकेशन भी प्लस वहां पे उनकी वैल्यू नहीं की जा रही है क्योंकि ये तो हमें कोई फायदा नहीं दे रही है। देखिए इंसान या ह्यूमन की क्या है इक्वालिटी, कि जब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा तब तक वो आपको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। गिव एंड टेक चलता है इस मतलब दुनिया में। तो लड़कियां जब अगर हमें कोई फायदा नहीं दे रही हैं और हमें केवल उनका करना पड़ रहा है, तो उनकी इज्जत प्लस उनकी जो डेवलपमेंट है उनमें रुकावट मतलब पैदा कर देते हैं, जो समाज है, जो सोसाइटी है और जहां तक की फैमिली मेंबर्स भी। इतना समझ आया आपको? अब अभाव यानी लोग इतने अवेयर नहीं है, इस वजह से क्या है हमारा जेंडर बायसनेस या फिर लिंगीय भेद देखा जाता है। लोगों को की जो सोच है वो वहीं अटकी है कि लड़कियां, देखिए अगर हम कहीं भी देखते हैं तो लड़कियां अगर बाहर का भी काम करती हैं तब भी लोगों की सोच यहाँ पे अटकी हुई है। इतने अवेयर नहीं है लोग कि लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर जाके काम कर रही है तब भी वो घर आके खाना बनाए, या अगर वो बाहर काम करने जा रही है तो खाना बना के रख के जाए। तो वहां पे लेकिन लड़का ऐसा नहीं करेगा। तो जब लड़की बना के जा सकती है तो लड़का बना के क्यों नहीं जा सकता, या लड़की वापस आके बना सकती है तो लड़का क्यों नहीं बना सकता? तो वहां पे क्या है, वहां पे भी बायसनेस है, यानी हम भेदभाव देख रहे हैं कि लड़की के ऊपर पूरा जिम्मा आ रहा है और लड़के के ऊपर उतनी बाउंडेशन या उतनी चीजें उसे फेस करनी नहीं पड़ रही हैं। तो चार दीवारी के अंदर लड़की रहेगी, इस बात की धारणा है, इस बात की अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। उसके बाद उनकी एजुकेशन पे, उनके लालन पालन पे या पालन पोषण पे, देखिए एजुकेशन तो नहीं दी जाएगी। अगर घर में पैसे नहीं है तो अगर एक कॉपी लानी है तो लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जाओ बेटा तुम ले आओ जाके, लेकिन लड़की को नहीं दी जाएगी। या कुछ खाने की बात होगी, घर में एक सेब है तो पूरा सेब भैया को दे आओ और तुम ना लो, है ना। या फिर और भी कोई कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें लड़की को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है, उसे आगे रखा जाता है क्योंकि ये कल को हमें फायदा देगा, है ना, आगे वंश को चलाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मिथ हैं, अंधविश्वास है, इस वजह से लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर चीज में लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो पढ़ाई के फील्ड में हो सकता है, वो खाने पीने के फील्ड में हो सकता है, या अगर पक्ष लेने की बात आएगी तो जो मदर है या फिर फादर है वो लड़के का पक्ष ज्यादा लेंगे, लड़की का नहीं लेंगे। हालांकि हर कंडीशन में नहीं देखा जाता, कई कंडीशन में हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स लड़की को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसमें ये बहुत कम देखा जाता है। देखिए बाद में आती है आर्थिक तंगी। जो भी भारत में लोग रहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वहां की बात करें तो उनके पास जब पैसे की कमी है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार लड़की को तो कल को जाके घर का काम करना है, बर्तन मांजने हैं। तो जब पैसे की भी कमी है तो हम क्या करें, लड़कों को पढ़ा ले रहे और ये हमें फायदा देंगे। तो क्या है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया क्योंकि पैसे ऑलरेडी कम थे, यानी आर्थिक तंगी है। तो हमने वहां पे भी देखा कि पैसे कम है तो लड़की को मत पढ़ाओ, लड़के को पढ़ा दो, या लड़की को मत खिलाओ, लड़कों को खिला दो। तो ये क्या है, पैसे की कमी होने की वजह से, क्योंकि लड़का कल को हाथ बटाएगा और लड़की को पराया धन माना जा रहा है। और जो गरीब परिवार है वो जहां तक इस बात की भी प्रार्थना करते हैं मेरे घर पे लड़की पैदा ना हो, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं लड़का पैदा हो। आपने वो एक कविता सुनी होगी कि लड़के का है मान जगत में, लड़की का कोई मान नहीं, ए मेरे भगवान बता दे लड़की क्या इंसान नहीं। जैसे कह सकते हैं कि अगर कहीं लड़का पैदा हो
खुशियां खूब मनाते हैं, नारी मंगल शौहर गाती, गोले दागे जाते हैं, अगर वहीं लड़की पैदा हो उसका क्यों सम्मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता दे लड़की क्या इंसान नहीं। तो ये जो पूरी कविता है वो जेंडर बाइसनेस को एक तरीके से डिस्करेज करती है, एक तरीके से उसका विरोध करती है कि क्या लड़की इंसान नहीं है जो आप इस तरीके से उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। और इन सब चीजों को पढ़ाने का, मैं पहले भी कह रही थी कि इन सब चीजों को पढ़ाने का प्रोस्पेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है या जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज को समझ पाए। क्योंकि हम एक खाली सोसाइटी में या हम कह सकते हैं फैमिली में ही बाइसनेस नहीं देख रहे हैं, हम तो कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में भी बाइसनेस देख रहे हैं कि लड़कियों को अलग रो में बैठा रखा है, लड़कों को अलग रो में बैठा रखा है, या उनके जो काम है वो भी डिवाइड कर दिए जाते हैं कि लड़कियां रंगोली या म्यूजिक में पार्टिसिपेट करेंगी, लड़के जो है खेल हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन जारी है। लेकिन अगर आप लोग कल को एजुकेटर बन के जाते हैं तो एटलीस्ट आप लोग वैसा बिहेव ना करें लड़के या लड़कियों के साथ में, सबको इक्वली फाइंड करेंगे, सबको इक्वल लेके चलेंगे ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारक देखिए, जो हमारी साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम रोल है। क्यों? क्योंकि उनका रोल इसलिए है क्योंकि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि लड़कों के पास ज्यादा बुद्धि होती है और लड़कियों के पास कम बुद्धि होती है। देखिए ये ना मेंटालिटी सेट कर दी गई है। तो वहां पे ऐसा बताते हैं, जो मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं वो ये कहते हैं कि लड़कियों का अस्तित्व नहीं है पुरुषों के बिना। तो लड़कियां भी ये मान लेते कि यार हमारा गुजारा नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, तो उस बेसिस पे उनकी भी जो धारणा है वो सेट हो जाती है। कोई प्रेग्नेंट है लेडी और उससे कह दिया गया है कि लड़की है तो हटा दो, तो वो रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी भी मेंटेलिटी सेट है कि यार लड़की है क्या करेगी, कल को हाथ तो बटाना नहीं है इसको। तो क्या है, वहां पे ये फैक्टर काम करता है जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मेन फोकस अगर हम देखें तो हमारी शिक्षा अगर अच्छी होगी, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि हम पाठ्यक्रम में भी ऐसी एक्टिविटी करवाते भी, मैंने कहा कि कुछ एक्टिविटी स्कूल में हम ऐसी देखते हैं जिनमें हम लड़कों और लड़कियों में भेद होता देखते हैं कि लड़कियों को कोमलता वाली चीजें दी जा रही हैं, या फिर कुछ पोस्टर चिपकाना है या कोई बैनर लगाना है तो हम लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम किसी लड़के को बुलाएंगे कि इसको ठोक दो। क्यों? वहां पे हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। किसी लड़की को भी तो बुला सकते थे, या चेयर उठा के इधर उधर रखनी है या डेस्क उठा के रखनी है, तो क्या हो रहा है, हम लड़कों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये भारी है इसको उठा के रख दो। तो वहां पे भी क्या हुआ है, हमारा लिंग भेद हुआ है। तो और साथ साथ में पाठ्यक्रम में जो पढ़ने वाली चीजें हैं, जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं उसमें भी हम कई सारी चीजें देखते हैं कि मम्मी को कभी पतंग उड़ाते नहीं दिखाया जा रहा है, या वीकेंड पे अगर कहीं जा रहे हैं, है ना, कभी भी एक स्टोरी है तो उसमें अगर वीकेंड पे जा रहे हैं तो मम्मी खाना बनाती नजर आ रही है, दादी स्वेटर बुनती नजर आ रही है ना, और जो पापा हैं वो बाहर से सामान लेते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, विभेद प्रकट करती हैं। और जब हम बेसिक हमारा मतलब आधार ही हमारा ऐसा होगा, या हमारे जो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि एजुकेशन मुख्य आधार है, और जब लोगों को एजुकेशन ही ऐसी मिल रही है या वो इन्फ्लुएंस इस तरीके की चीजों से हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बचपन से ही बच्चे में ये चीज हो जाती है कि हमें लड़कियों पे हावी होना है, या हमें लड़कियां घर का काम करके देंगी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, वहां पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं या लिंग भेद देखते हैं। अशिक्षा सबसे बड़ा एक कारण है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। देखिए एक बार को जो लोग एजुकेटेड हैं वो समझ पाएंगे महिलाओं की स्थिति, या आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग समझ पाते होंगे कि जो लड़कियां हैं उनको भी बराबरी का हिस्सा देना है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं समझेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से एजुकेट किया ही नहीं गया होता, क्योंकि पाठ्यक्रम में ऑलरेडी ऐसी चीजें इंक्लूड की गई होती हैं, है ना, जो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें लगता है अरे हाँ भैया मैं ये पढ़ाया गया था। तो क्या है, वहां पे भी हम देखते हैं कि अशिक्षा सबसे बड़ा टॉपिक है लिंग भेद का। अगर स्त्रियों की शिक्षा अच्छे से होगी तो क्या होगा, हमारी पूरी एक पीढ़ी पड़ जाएगी। और जैसे कि लड़कों और लड़कियों दोनों की शिक्षा जरूरी है, जहां पे अभी मैंने केरल का उदाहरण दिया था कि वहां पे जहां पे शिक्षा ज्यादा है वहां पे लिंगानुपात ज्यादा है, मतलब लड़कों पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है, या हम कह सकते हैं लड़कों के साथ लड़कियों की संख्या भी क्या है, इक्वल है। लेकिन जहां पे भी अशिक्षा है, या हम कहीं पे भी देख सकते हैं
अशिक्षा है, जहाँ पे लोग नहीं पढ़े हैं या स्त्रियां नहीं पढ़ी हुई हैं, वहां पे लिंगानुपात कम है, मतलब लड़के ज्यादा हैं और लड़कियों की संख्या कम है। बात करें सरकारी उदासीनता, कई ज्यादा जो हमारे सरकार है उसने कई सारे लॉज बना दिए हैं, कई सारी चीजें बना दी हैं, बट उसमें काम नहीं हो रहा है, मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं आ रही है। अगर कहीं रेप हो रहा है तो उसको लेके कई सारे कानून बना दिए गए हैं, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि लड़कियों के ऊपर रेप हुए जा रहे हैं या भ्रूण हत्या हुई जा रही है। लोग प्राइवेट क्लिनिक पे जाके चेकअप करवा लेते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। तो क्या है, अवेयरनेस तो है नहीं। तो सरकार ने नियम बना जरूर दिए हैं लेकिन उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सख्त हिदायत नहीं दी जाती है, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो लोग क्या है, अभी भी भ्रूण हत्या करने के पीछे पड़े हुए हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब तो और ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इंसान फटाफट से काम रफा दफा करता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो सामाजिक जो हमारी कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लोगों को लगता है कि ये समस्या बड़ी समस्या नहीं है, बट एक्चुअली जब कोई सामने से मांगता है तो चलिए एक बार को दे दिया जाए, लेकिन बार बार मांगना, उस चीज के लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज करना, ये सारी चीजें दहेज प्रथा में आएंगी। और बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, विधवा विवाह हो, इन सब से भी हम क्या देखते हैं, जो हमारे लिंगीय भेद हैं वो उत्पन्न होते हैं। यानी इन सब के आधार पे, क्योंकि लड़कों को वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं, लड़कियों को फेस करनी पड़ रही हैं, और समाज ने, सोसाइटी ने अपने पास से चीजें बना दी अपने पास से। और ये प्रथाएं कब आई, कैसे आई, किसी को नहीं मालूम कि बाल विवाह कब उत्पन्न हुआ, कहां से आया, इसके बारे में कोई मतलब परमानेंट कोई आपको साक्ष्य या फैक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों ने मान लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हम स्टीरियोटिपिकलिटी देखते हैं, वहां पे भी जोड़ देते हैं कि अगर एक लड़की के साथ हुआ तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए, या एक लड़की के साथ पर्दा प्रथा की अगर कोई चलाई गई तो सबके साथ होनी चाहिए। तो क्या है, लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं अपने आप से बना ली, जिससे कि लिंगीय भेद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही हम बात करें सांस्कृतिक कारक, यानी जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो मेल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। और हम ये पुराने काल से देखते आ रहे हैं, चाहे वो सीता जी हो या द्रौपदी हो, उन सभी को चीजें फेस करनी पड़ी है। हम देखते हैं जो हमारी सीता माता थी, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्यों भाई, कोई पुरुष क्यों नहीं अग्नि परीक्षा देता है? ऐसे ही हम द्रौपदी की बात करें तो खेला पांडवों ने, लेकिन भुगता कौन? द्रौपदी भुगती। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे कल्चरल फैक्टर, उस बेसिस पे लोगों ने जज कर लिया कि ऐसा सारी महिलाओं के साथ होना चाहिए। तो इस कारण से भी जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो सांस्कृतिक कारक हैं, जो भारतीय समाज द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, बना लिए गए हैं, धारणाओं को मान लिया गया है, इससे भी लिंगीय भेद उत्पन्न होता है। ठीक, इतनी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। देखिए, लिंगीय भेद का मतलब होता है दो लिंगों में भेद। ठीक, ये चीज समझ में आई, लेकिन फिर भी हम विभेद के कई और प्रकार देख सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि जातिगत विभेद भी हो सकता है, प्रजातीय विभेद भी हो सकता है, लिंगीय विभेद एक कारण है, उसको हम अभी पढ़ रहे हैं, भाषाई विभेद हो सकता है, रंगगत विभेद हो सकता है, मतलब कलर के आधार पर आप डिफरेंस कर रहे हैं, सांस्कृतिक विभेद हो सकता है, और आर्थिक विभेद भी हो सकता है। वैसे जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लिंगीय भेद देख रहे हैं, लेकिन विभेद के और भी कई सारे टाइप हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इधर लिख दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होंगी। तो आइए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है या बाइसनेस है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं या कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि लिंगी विभेद के को जो समाप्त करने के उपाय हैं वो क्या है, और ये बहुत आसान है। देखिए, आपको लगेगा बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बट इस जो हमने यहाँ पे दे रखी है कई सारी हेडिंग, आपको अपने अकॉर्डिंग उस पर फिल करना है, क्योंकि पता तो चल ही चुका है कि लिंग भेद क्या है, और वही सारी चीजें घूम घूम के आएंगी, क्योंकि हम डिस्कशन ही उसी बेस पे कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है जन शिक्षा का प्रसार करना, यानी लोगों की एजुकेशन जरूरी है। जब तक लोगों की एजुकेशन नहीं होगी, या लड़का या लड़की को एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ सकती, या फिर हम कह सकते हैं लिंगीय भेद को दूर नहीं किया जा सकता। किसी कलर या कपड़े के बेस पे हम क्या है, भेद लगातार करते रहेंगे जब तक एजुकेशन मोस्टली नहीं होगी लोगों के पास में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जागरूकता लाने की, जागरूकता हम कैसे लाएंगे? देखिए, जब जागरूक लोग नहीं होते हैं तो क्या होता है, परंपराएं बनती चली जाती हैं और उनमें क्या है, वृद्धि होती चली जाती है, कुप्रथाएं लगातार बढ़ती चली जाती है, और उस बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ता हुआ देखते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हमारा अशिक्षित वर्ग है वो क्या करता है, कई सारी परंपराएं, कुप्रथाएं बना लेता है, और जिस बेस पे क्या होता है कि लिंगीय भेद देखने को मिल जाता है, लड़कियों या लड़कों में हम पक्षपात होता देखते हैं। वहीं हम बात करें तो इन सबको कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम टेलीविजन के थ्रू, या हम कह सकते हैं रेडियो के माध्यम से, मोबाइल
सोशल मीडिया, इंटरनेट, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि हम पहले देखते थे कि शैम्पू का अगर ऐड कोई महिला कर रही है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलता। हम क्या कर रहे हैं, टीवी में देखते हैं कि शैम्पू का ऐड कोई लड़का भी कर सकता है, मतलब कोई हीरो है ना, खाली हीरोइन तो नहीं करती। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो रेडियो है उस पे भी जो भी चीजें आ रही हैं, जो न्यूज आ रही है, जो सुन रहे हैं, उसमें लड़कियों के पक्ष में भी ऐसी चीजें कही जा रही हैं जो लिंगीय विभेद को ना दर्शाएं। हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो पहली आदिवासी महिला हैं, तो उससे भी इंस्पिरेशन लिया जा सकता है कि महिलाओं को अब राजनीति के भी क्षेत्र में अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें सुनने में आती हैं तो लोग क्या होते हैं, अवेयर होते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, जागरूकता लाने में देखते हैं, जिससे कि लिंगीय भेद कम होता है। उसके बाद भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान, कई सारे प्रावधान पहले से भी हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या हमेशा से ही अवैध है। ठीक, तो अवैध था, उसमें जुर्माना भी था और कई सारी सजाएं भी लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक हैं या जो भी गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कानून को और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है और ज्यादा कड़ा एक तरीके से कह सकते हैं प्रावधान बनाने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करें बालिका शिक्षा के प्रसार की, देखिए बालिकाएं हैं वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक लिंगीय भेद को खत्म करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। तो क्यों, और जब हमारी लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी, हम कह सकते हैं कि लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाएगा, तो वो वाली बात नहीं आएगी कि लड़कियां बोझ हैं। जब वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो खुद से कामों को कर पाएंगी, बाहर जाके खुद के लिए कमा पाएंगी, तो क्या होगा, एटलीस्ट लोग उन्हें इस बात के लिए ताना नहीं देंगे या इस बात के लिए अब फिर रुकावटें नहीं आएंगी या रोका नहीं जाएगा कि तुम अपना नहीं कर रहे हो या हम तुम्हारा कर रहे हैं। इस बेस पे तो रोका जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिक रूप से क्या है, लोगों पे डिपेंडेंट है। इसीलिए क्या है, जब उन्हें शिक्षा मिल जाएगी तो वो खुद का काम कर सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाइसनेस को कम होता देखेंगे। वैसे अगर हम देखें तो शिक्षा प्रणाली में सुधार का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलती है। ब्रिटिश कहते थे कि लोगों को शिक्षित मत करो, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना निस्पंदन का सिद्धांत कि छन छन के शिक्षा नीचे जाएगी, तो वही वाला हाल यहाँ पे भारतीय शिक्षा ने अपना लिया। और जो लड़कियां हैं उनके साइड से ये होने लगा कि लड़कों को तो आराम से शिक्षा दी जाती है, उन्हीं से क्या है, अगर घर में पैसे नहीं है तो भैया बाहर जाके पढ़ाएगा और वो घर आके तुम्हें समझा देगा चीजें। तो वहां पे ये चीज है, तो इस चीज को हमें इनकरेज नहीं करना है और इस चीज पे भी हमें रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए कई सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जो कि हम शिक्षा द्वारा कर सकते हैं और पाठ्यक्रम में भी हम सुधार लाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें भी, मैंने बताया था, बुक्स में ऐसे चित्र या हम कह सकते हैं ऐसी चीजें हम कोड नहीं करेंगे जिसमें लड़कियों के प्रति हम बाइसनेस देख रहे हैं या लड़कों के प्रति बाइसनेस देख रहे हैं। दोनों की इक्वालिटी, इक्विटी की वहां पे बात की जानी चाहिए। और वहीं पे जो लड़कियां हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, मतलब इस तरीके से उनको शिक्षित किया जाए कि आगे जाके वो खुद का कुछ काम कर सके, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। रक्षात्मक वातावरण की बात करें कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है वैसे वैसे जो पेरेंट्स हैं उनको चिंता होती जाती है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए हमें सुरक्षात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। और ये तब हो पाएगा जब हमारे समाज में जागरूकता होगी। हम आए दिन देखते हैं कि किसी ने काट के लड़की को फ्रिज में रख दिया या उसका बलात्कार हो गया या गैंग रेप हो गया, तो ये क्या हो रहा है, उस बेस पे भी लिंगीय भेद मजबूरी में क्या होता है, ये उत्पन्न हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरी लड़की के साथ में कुछ गलत हो जाए। तो हमें क्या है, एक वातावरण या माहौल बनाना पड़ेगा, वो भी शिक्षा के द्वारा होगा, जिससे कि लोग समाज में अवेयर होंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाएगा, जिससे कि लिंगीय भेद कम हो पाएगा। संवैधानिक उपचार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों में भी हम कई सारी इक्विटी की बात करते हैं। लड़कियों को भी उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग चीजें दी जानी चाहिए, जिसके लिए कई सारी धाराओं को भी बनाया गया है और भेदभाव को कम करने की बात करता है, जिसे जो कि महिला सुरक्षा के लिए भी कई सारे प्रावधान बनाए गए हैं। और क्या है, इसमें जागरूकता को फैलाने की बात की गई है और कड़े से कड़े नियम बनाए गए हैं, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। उसके बाद हम देखें सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, यानी जो भी कुप्रथाएं हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे कि इनको खत्म करने के लिए भी कई सारे एक्ट आए, जैसे शारदा एक्ट आया जिसमें कि बाल विवाह पर रोक लगाने की बात की गई थी, या हम बात करें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की बात की थी, या दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह को खत्म करने की बात की थी, या विवेकानंद ने भी इस चीज पे काम किया। और भी कई सारे लोग आए, या हम कह सकते हैं जो सावित्री फूले थी उन्होंने भी महिलाओं की स्थिति पे काम किया था। ठीक है, हम समाज सुधार जो आंदोलन है उनको भी देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पेपर में आया था, जो
समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं वो, ठीक, उनको हम लोग देखेंगे। और संविधान में भी ये मान्यता दे दी गई है कि जो हमारी लड़कियां हैं उनकी 18 साल से पहले शादी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारी जेंडर बाइसनेस के बेसिस पे थी। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं हमेशा से हाजिर रहूंगी। और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।